आपका। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का में अब हम बात करेंगे यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की, जहां 250 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। सबसे पहले बात विपक्षी एकता की। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक का एजेंडा साफ कर दिया है। केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले दो टूक कहा कि इस बैठक का पहला एजेंडा दिल्ली का अध्यादेश होगा। केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस के किसी नेता ने केजरीवाल से मुलाकात की और ना ही अध्यादेश पर उन्हें समर्थन का कोई भरोसा भी दिया। अब केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि बैठक में भाग लेने वाली बाकी पार्टियां कांग्रेस से अपना स्टैंड साफ करने को कहेंगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो बैठक में संविधान की कॉपी लेकर जाएंगे। सुनिए इस बैठक के बारे में केजरीवाल ने क्या कहा है। कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। 23 जून की बैठक को लेकर आज एजेंडा कुछ साफ हुआ, लेकिन नीतीश ने आज अपने एक फैसले से सभी को हैरान कर दिया। नीतीश ने आज अचानक तमिलनाडु दौरा रद्द कर दिया। नीतीश को इस दौरे का न्योता तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दिया था। दरअसल आज तमिलनाडु के शहर तिरुवरुर में पूर्व सीएम A.K. करुणानिधि की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान नीतीश को कलेगनार कोट्टम का उद्घाटन करना था। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करना था। इसी दौरान नीतीश और स्टालिन की बैठक भी होनी थी। अब तेजस्वी यादव बिहार के मंत्री संजय झा के साथ तमिलनाडु रवाना हो गए। जेडीयू दावा कर रही है कि तबीयत खराब होने की वजह से नीतीश ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो नीतीश कुमार जो पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वजह समझ में आती है हर्षवर्धन जी? वाकई में तबीयत खराब होने जैसा बहाना सही है या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक मायने हैं? अगर स्टालिन से मुलाकात उन्होंने रद्द कर दी तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर करे नीतीश जी जल्दी स्वस्थ हों। अगर इस तरह का स्वास्थ्य खराब हो गया कि वो जाने की स्थिति में नहीं है तो जल्दी स्वस्थ हों, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अभी आज तारीख हो गई है और 23 तारीख में सिर्फ 3 दिन बचे रह गए हैं। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने नया एक, जिसको कहते हैं पेज फंसा देना, वो जो पेज फंसा दिया है, तो अब तो नीतीश जी के लिए सचमुच, अगर वो जिसको कहते हैं कि तबीयत वैसी वाली नहीं खराब होगी तो राजनीतिक वाली खराब हो जाएगी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं उसमें वो कुछ इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे सभी विपक्षी पार्टियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल के हितों के लिए एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाए। ये अद्भुत है। अभी तक वो ये कह रहे थे कि देश को बचाना है, लड़ाई लड़नी है लोकतंत्र बचाने के लिए। अब वो करेंगे ना, सारी लड़ाई वड़ाई एक तरफ है, वो सब बाद में होती रहेगी। अभी दिल्ली का ये जो अध्यादेश है, ये अगर आ गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं देश में। तो मुझे लगता है कि इसको हम भले ही ये सीधे तौर पर न जुड़ता हुआ देखें, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बड़ा संकट है, बड़ी मुश्किल होगी कि पटना में उन्होंने बैठक तो बुला ली, बिहार के जरिए देश में क्रांति का रास्ता तो खोज लिया, लेकिन वो तो जेपी जैसे दिख नहीं रहे। सब उन्हीं के ऊपर दबाव बना रहे हैं। जेपी को मना के सब नेता बना गए और वो सबको मना रहे हैं कि भैया नेतागिरी थोड़ी बची रहने दो। तो यहां पे पहुंच गए। सबका अपना अपना एजेंडा नजर आ रहा है, सबकी अपनी अपनी शर्तें नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रदीप जी, इन शर्तों के बीच में क्या कोई रास्ता निकलेगा एकता का? केजरीवाल अपनी अलग बात कर रहे हैं, ममता ने अपनी अलग शर्त रखी है, कांग्रेस अपनी अलग बात कर रही है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को लेकर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो इतनी शर्तों के बीच में कितनी मुश्किल डगर है नीतीश कुमार के लिए? मुझे हिंदी फिल्म का गाना है, वो याद नहीं आ रहा, अभी आधे मिनट से कोशिश कर रहे थे कि शर्तों के साथ प्यार नहीं होता है, तो शर्तों के साथ एकता भी नहीं होती है। एकता तभी होती है, राजनीतिक दलों के संबंध में बात कर रहे हैं, जब सभी दल कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो। आप 77 में देखिए, आप 88 में देखिए, जनता दल बना, जनता पार्टी जब बनी तो बाकी दलों ने अपना अस्तित्व भी खत्म किया। 77 में भी और 88 में भी 4-5 दलों ने, तब एकता हुई। ऐसा करती हुई तो कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही। सब कह रहे हैं कि हमारे घर में मत आओ, अपने घर में क्या दोगे ये बताओ।
तो अब सवाल ये है कि दूसरे के घर में देने के लिए किसके पास है? सिर्फ कांग्रेस के पास। तो सब कह रहे हैं कि कांग्रेस से कि ये बताओ कि तुम्हारे प्रभाव वाले जो राज्य हैं उनमें हमको क्या मिलेगा, हमारे प्रभाव वाले राज्य से दूर रहिए। अगर एकता करनी है तो आप उत्तर प्रदेश मत आइए, आप बंगाल मत आइए, आप तेलंगाना मत जाइए, आप पंजाब मत जाइए, आप दिल्ली मत जाइए, इन जगहों पर चुनाव मत लड़िए। बाकी बताइए कि और कैसे एकता हो सकती है। तो ये अरविंद केजरीवाल दूसरा खेल खेल रहे हैं। वो लगातार अपने को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दरअसल बीजेपी से हम ही लड़ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। तो वो मोदी के खिलाफ अपने को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने इस बात को एजेंडा बनाया। जो पार्टी के नेता, जिस पार्टी के नेता उनको समय देने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो विपक्षी एकता की बैठक में इसको पहला एजेंडा बनाने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे। और फिर सवाल ये है कि एजेंडा तय कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल, या कोई कमेटी बनेगी, या कोई कुछ नेता तय करेंगे, या सब मिलकर तय करेंगे? कोई एक पार्टी तो नहीं तय कर रही है कि बैठक का एजेंडा क्या होगा। तो अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से कैसे कह सकते हैं कि ये पहला एजेंडा का पहला मुद्दा होगा? तो ये सारे संकेत ये हैं कि मामला गड़बड़ होने वाला है। अलग अलग कारणों से सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। देखिए कौन कामयाब होता है। बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अखिलेश। अगर हम केजरीवाल की बात करें कि पहले अध्यादेश पर चर्चा करें, उसके बाद फिर बाकी तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विपक्ष 23 जून को पटना की बैठक की तैयारी में लगा है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस बीच एक्टिव हो गई हैं। मायावती ने कल लखनऊ के पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के बीएसपी नेता भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर मंथन होगा। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए बैठक बुलाई गई है। मायावती अभी तक ना तो विपक्ष के साथ है, ना एनडीए का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में वो इस बैठक में क्या कदम उठाती हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी विपक्ष को बड़ा संकेत दे दिया है। अखिलेश ने बीजेपी विरोधी दलों को बड़े दिल से समाजवादी पार्टी का समर्थन करने को कहा है। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो बड़े दिल की बात कर रहे हैं, मायावती अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, और इन सब के बीच 23 जून को क्या खिचड़ी पकेगी, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। विजय जी, ये खिचड़ी स्वादिष्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी विपक्षी दलों की? क्योंकि सब कोई अपना अपना मसाला लेकर पहुंच रहा है, अपने अपने हित लेकर पहुंच रहा है। खिचड़ी बने तो सही, अभी स्वादिष्ट तो बाद में बनेगी। जो बात हुई शर्त की, पॉलिटिकल यूनिटी के लिए सबसे जरूरी शर्त यही है कि कोई शर्त नहीं रखी जाए, बल्कि आप अपने अपने तरफ से कुछ छोड़ सकते हो। वो पॉलिटिकल यूनिटी को मजबूत करता है। विपक्ष की एकता के लिए, जैसे सर ने भी जिक्र किया, प्रदीप जी ने भी, 77 में आपने 75 के बाद जब देखा जयप्रकाश नारायण के साथ में, तो लोगों ने तो पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनसंघ जो था उसने तो अपने आप को समाहित कर लिया। समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी जो लोग थे वो भी उनके साथ हो गए। 89 में देखें तो भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट जो है वो एक साथ हो गए वीपी सिंह के लिए। तो ये जो शर्तें छोड़ने की बात होती है। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई एनडीए की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर एजेंडा के जो इशू थे, जिस पर आज नरेंद्र मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, चाहे वो राम मंदिर का हो, यूसीसी का हो, आर्टिकल, उन्होंने बैक बर्नर पर रख दिए थे। तो वो इसलिए था कि आपको दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए अपनी कुछ बातें छोड़नी पड़ेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बड़े दिल के साथ सब लोग समाजवादी के समर्थन में आ जाए। ये कौन सा बड़ा दिल हुआ? बड़ा दिल तो होता है, अखिलेश जी कहते हैं कि भाई मेरा बड़ा दिल है, मैं सबके लिए कुछ करने को तैयार हूं। तो यहाँ सब बड़े दिल अपने लिए चाहते हैं कि आप कुछ देने के लिए तैयार हूं। अखिलेश जी कहते हैं कि हाँ मैं इनके साथ काम करूंगा। तो वो संकट बड़ा दिखाई दे रहा है। और जो बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल जो एजेंडा लेकर आ रहे हैं, एजेंडा कहां से आएगा? अभी तो आपका एजेंडा केवल यही होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जिसके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए कैसे आप एकजुट हो सकते हैं। अभी अपने अपने घर को मजबूत करने या ताकत दिखाने के लिए या अपने एजेंडा को पूरा करने की यदि बात करेंगे तो विपक्षी एकता के लिए मुश्किल होगी। नीतीश जी की तबीयत का भी जिक्र हुआ, तो ईश्वर रखे कि उनकी तबीयत जो है स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि 23 तारीख से पहले कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स की तबीयत खराब हो राजनीतिक तौर पर, और 23 जून की बैठक में वो नहीं आ पाए। तो इन सब बातों को भी अभी ध्यान रखना कि किस किस की पॉलिटिकल तबीयत ठीक हो सकती है, और उसके लिए दूसरों की बजाय खुद को दिल बड़ा करने की जरूरत है।
ये बड़ा दिल करने की बात हर्षवर्धन जी, अखिलेश यादव क्या सीधा सीधा कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं, या फिर जैसे मायावती भी अब एक्टिव हो गई हैं, एक प्रयोग हालांकि हुआ पिछले लोकसभा चुनावों में, उसका बहुत फायदा अखिलेश यादव को तो नहीं हुआ, या ये किसी और दल को भी वो संकेत दे रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के और मायावती? देखिए प्राची जी, संदेश तो इस वक्त सबको सब दे रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना कि वेवलेंथ वो हवा में इतनी ज़्यादा एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं कि जैसे कई बार फ़ोन आप मिलाइए, अब तो कम होता है, नहीं तो पहले तो होता टेलीफोन लाइन दूसरे को मिल जाती थी, तो संदेश सही नहीं जा पाता है। तो वही यहाँ भी हो रहा है। यहाँ कुछ इस तरह का हाल है कि सबको कहा जा रहा है कि भैया देखो, ये भरना है इस तालाब को या इस जगह को, और वो कहानी है ना कि दूध रात में एक एक लोटा डाल दीजिए तो पूरा भर जाएगा। रात के अंधेरे में था तो सब ने कहा हम अपने हिस्से वाला पानी डाल देते हैं, बाकी तो दूध का लोटा भर के आ ही रहा है। विपक्षी नेताओं की मानसिकता भी कुछ इसी तरह की है। वो ये चाह रहे हैं कि बाकी का दूध गिर जाए, उसमें हमारा पानी गिरेगा क्या दिक्कत, हम अपना दूध बचा के रखते हैं। या इसको थोड़ा उलट के देख लें तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जिस तरह से जनता से जुड़ाव है, उसमें इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इनको लगता है हमने अपना वाला भी दे दिया तो हम फिर क्या जाएंगे, मतलब जिसको विशुद्ध देशज भाषा में कहें तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो वही हाल है इन लोगों की, और इसीलिए शायद ये सब के सब दूसरे के हिस्से का खींचने के लगे हैं। बड़ा मन तो कोई करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जिन नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं जा पाए, अगर वही बड़ा मन दिखा पाते तो शुरुआत बिहार से होती। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर आज तमिलनाडु गए होते, और तब शायद इस जो विपक्षी एकता है इसकी बुनियाद मजबूत होती। मेरा यह मानना है कि अगर भाजपा नेता नहीं तो तेजस्वी ही बिहार में मुख्यमंत्री के उपयुक्त दावेदार हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। बड़े दिल पर एक छोटी सी बात मैं उदाहरण दे देना चाहता हूँ। जैसे 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये तय हुआ कि 3-3 मंत्री बनाए जाएंगे हर पक्ष की तरफ से, हर पार्टी की तरफ से। भारतीय जनसंघ जो था उसके 90 से ज़्यादा 93 MP चुन कर आए थे। उसके बाद भी उनकी पार्टी के लीडर्स ने अपने मंत्री की संख्या उतनी ही रखी जो तय किया गया था, जबकि वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी। दूसरा उदाहरण मुझे याद आता है 1989 में VP सिंह चुनाव का कैंपेन कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। तो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें मैंने एक सवाल पूछा वाजपेयी जी से कि वाजपेयी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं दूसरे जो गठबंधन दल हैं उनके मुकाबले, दूसरे दलों के मुकाबले में, तो VP सिंह भी उस बैठक में मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कहा कि तब भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बारात के दूल्हा VP सिंह ही हैं। मैसेज उस वक्त क्लियर था, लेकिन इस बार तो खिचड़ी पकेगी नहीं पकेगी ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन इन सबके बीच प्रदीप जी, कांग्रेस की हालत कैसी है? कर्नाटक चुनाव के बाद वो कांग्रेस जो ये समझ रही थी कि उसकी दावेदारी बढ़ेगी, उसकी मजबूती बढ़ेगी, लेकिन अभी भी सबको गुंजाइश कांग्रेस से ही है, सबको उम्मीदें कांग्रेस से ही है, और छोड़ने की बात भी कांग्रेस से ही कही जा रही है। नहीं, कांग्रेस से उम्मीद से ज़्यादा अब तो कांग्रेस से डर लग रहा है कई पार्टियों को, क्योंकि कांग्रेस का वोट लेकर ही जो आगे बढ़े हैं उनको लगता है कांग्रेस से अलायंस कर लिया, जैसे उत्तर प्रदेश में या बंगाल में मान लीजिए कांग्रेस से अलायंस हो जाता है तो जो वोट जाएगा ममता बनर्जी का कम होगा या अखिलेश यादव का कम होगा। तो वो ऐसा क्यों चाहेंगे कि अपने हिस्से में से कांग्रेस पार्टी को दे। देखिए, एक बात इस विपक्षी एकता में बड़ी स्पष्ट है जो पहले के समय में नहीं थी। जब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी तब सभी पार्टियां, बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन मल्टी स्टेट पार्टी थी। चाहे समाजवादी रहे हों, कांग्रेस हो के लोग रहे हों, जनसंघ हो, लोकदल हो, ये सभी जो है कई राज्यों में उनका प्रभाव था। अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई मल्टी स्टेट पार्टी नहीं है, सबका एक एक राज्य में अपना अपना जो है प्रभाव है। तो ऐसे में उनको उनके मन में ये डर है कि कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो हम ही कम होंगे। बीजेपी का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तो जिनके साथ गठबंधन हो रहा है वही कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सबसे पहले अपने बच्चे को ही खाते हैं। तो कांग्रेस को उस नज़र से भी देखने वाले हैं कि ये अगर बढ़ेंगे तो हमको कम होना पड़ेगा। ये डर सता रहा है खास तौर से मुस्लिम वोटों को लेकर। वो चाहे BRS इसीलिए अलग हो गई कि कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रखना है, ममता बनर्जी इसीलिए कह रही हैं, खासतौर से सागर दिघी का जो उपचुनाव हुआ है उसके बाद उनको लग रहा है कि कांग्रेस अगर आई, थोड़ा भी मजबूत हुई तो मुस्लिम वोट जाएगा,
यही डर अखिलेश को सता रहा है, यही डर आम आदमी पार्टी को कि जो दिल्ली में उसको कम से कम विधानसभा में तो मिलते हैं मुस्लिम वोट, लोकसभा में नहीं मिलता है, कांग्रेस को जाता है। अगर कांग्रेस बढ़ती हुई दिखी तो स्थिति बदल सकती है। तो कुल मिला के कांग्रेस का साथ भी चाहिए और कांग्रेस से डर भी है। समस्या ये है, और इसे खुलकर अपनी अपनी शर्तें भी सामने रखी जा रही हैं। अब क्या एजेंडा होगा इस बैठक का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मुश्किल डगर जरूर नजर आ रही है। वही बात अगर हम बंगाल की कर लें तो ममता बनर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। मामला पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाई कोर्ट के फैसले में कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पड़ोसी राज्यों से फोर्सेस बुलाने से बेहतर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है। ममता बनर्जी को जो आपत्ति है वो फिजूल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। देखिए, ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार को एक आदेश जारी किया था, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में तैनात किया गया था। लेकिन इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसे खारिज कर दिया है। पूरे प्रदेश में तैनात हो केंद्रीय सुरक्षा बल, ये हाईकोर्ट का फैसला था। केंद्र के पास आवेदन करे ममता सरकार, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो नामांकन है वो तक नहीं कर पा रहे थे प्रत्याशी, जमकर हिंसा हो रही थी, जिसको देखते हुए ये फैसला हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया था। और इसी फैसले को चुनौती ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, लेकिन इस पूरी अपील को खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही ठीक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि दूसरे प्रदेशों से फोर्स बुलाने से अच्छा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं वो तैनात रहे प्रदेश में, ताकि शांति बनाए रहे, क्योंकि हिंसा के बीच में चुनाव संभव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ममता बनर्जी ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो कोशिश फिलहाल उनकी नाकाम साबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें झटका लगा है। अगर बंगाल की चर्चा करें हम हर्षवर्धन जी, तो अमूमन हर चुनाव में कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। ममता दीदी को केंद्रीय सुरक्षा बलों से क्या दिक्कत हो सकती है कि वो चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई? मोटिव तो यही होना चाहिए ना कि हिंसा ना हो, बस चुनाव ठीक हो जाए। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि इस एक खबर से लोकतंत्र को परिभाषित कैसे बंगाल में किया जा रहा है वो देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, ये 60 के दशक से होता चला आया। बीच में 5 साल की कांग्रेस की सरकार रही सिद्धार्थ शंकर की, तो उसमें भी यही हुआ। उसमें ढेर सारे आरोप लगे एनकाउंटर के, नक्सलियों को मारने के, नक्सली जो नक्सलवाड़ी का मूवमेंट था उसको खत्म करने के। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वहां कम्युनिस्टों ने नंगा नाच किया, खूनी होली खेली, और जो बात खुद तृणमूल के प्रवक्ता कभी भी किसी भी बहस में कह देते हैं कि हम उन कम्युनिस्टों के साथ कैसे जाएं, कांग्रेस पता नहीं कैसे अपने आप को कहां ले जाके उनके साथ खड़ी है कि भात में खून मिलाकर और खिला दिया। अभी सुनते हुए कितना विभत्स लग रहा है। वही सब कुछ ममता जी ने ओढ़ लिया, और सोचिए कि कितनी मतलब क्या कहें, शर्म हया सब खत्म हो गई है बंगाल की राजनीति में, कि वो हाई कोर्ट के, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती और कहती हैं कि जो फोर्सेज है सेंट्रल फोर्सेज वो नहीं आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी, अपराध, हत्या, हिंसा, और वो भी लोकतांत्रिक उत्सव पर सब कुछ हो रहा है। मुझे तो लगता है कि बंगाल के लोगों को जो थोड़ा अवसर मिला उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा दिया। सेंट्रल फोर्सेज की वजह से ही शायद 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो जीत पाई, उसकी एक बड़ी वजह रही। आपको नंदीग्राम का याद होगा, जहां शुभेंदु बहुत ताकतवर है, उनका परिवार ताकतवर है, वहां भी स्थिति इतनी खराब हो गई थी जहां ममता बनर्जी चुनाव हार गई। इसको ये भी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश ममता सरकार कर रही है। उसको सर्वोच्च न्यायालय से और इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय से कई बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लोकतंत्र को बंधक बनाए हुए ये देश को पता चल रहा है।
विजय जी, ममता दीदी का तो स्टैंड साफ साफ समझ में आता है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उनको नहीं मिली है। हालांकि इसका ठीकरा वो जरूर कम से कम बंगाल में कांग्रेस पर भी फोड़ रही हैं, बीजेपी पर भी फोड़ रही हैं, लेफ्ट पर भी फोड़ रही हैं। सीधा सीधा उनके जो तमाम प्रवक्ता हैं, उनके जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका ये कहना है कि बंगाल के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही टीएमसी है जो फिर विपक्षी एकता की भी बात करती है, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की भी बात करती है। प्राची जी, बंगाल में जो हिंसा है, खासतौर से इलेक्टोरल वायलेंस जो है, चुनावी हिंसा है, उसका बड़ा लंबा इतिहास है। वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के वक्त भी चलता रहा और उसके जवाब में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस आई और एक लड़ाई, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस आई, उसके बाद भी चुनावी हिंसा नहीं रुकी है। और मुझे ये कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की ज़रूरत पर सवाल नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्या थी। क्यों ममता बनर्जी को या किसी भी राज्य सरकार को केंद्रीय जो बल हैं उनसे आपत्ति होनी चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस कोई किसी खास पार्टी के या किसी खास दल के या किसी खास धर्म के लोग तो नहीं हैं। और जब आपको इलेक्टोरल वायलेंस रोकनी है, इसका मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि ये इलेक्टोरल वायलेंस ना रुके या आपके संरक्षण में जो चुनाव हैं वो लड़े जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी हिंसा को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्टोरल वायलेंस पर, और आप देखिए पिछला इतिहास देखिए, 2013 में भी 2018 में भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल फोर्सेस की मांग की थी इलेक्शन में। तब आज अचानक क्या हो गया कि किस तरह से इस पर कर रहे हैं। और फिर आपकी बात ठीक है कि अब आज कांग्रेस पर भी, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े कर रहे हैं और फिर 23 तारीख की बैठक में विपक्षी एकता की बात करेंगे। तो ये कैसे चलेगा, सब चीज़ें एक साथ चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी समझती हैं कि सेंट्रल फोर्सेज आ जाएंगी तो उनकी पार्टी को इस इलेक्शन में, पंचायत चुनावों में वो मौका नहीं मिल पाएगा जो वो चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और सेंट्रल फोर्सेज के साथ ममता बनर्जी या किसी भी मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके राज्य के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हों। बिल्कुल, इसको चुनौती देने का जो ये फैसला है वाकई में समझ से परे है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी ये जो अपील है उसे खारिज कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।